अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। अब ये बात दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कल ऑब्जर्वेशन दी थी जस्टिस अतर मिनल्ला ने और कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको करके दिखाया है, इसको साबित किया है। रात गए एक हुक्म जारी हुआ है जिसमें अब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकता है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि आज बहुत से लोग बात कर रहे हैं, बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला के उस इजाफी नोट पर तनकीद की जा रही है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ दिया है। मैं कुछ का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर ऑलरेडी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मुकदमात ज़ेर समात हैं, मगर उनको कहीं से भी रिलीफ मिलना नामुमकिन नज़र आता है। और इस दौर में अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक मुकदमे के अंदर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है तो उस पर भी एक वावेला मचाया जा रहा है। और लोग भले जस्टिस अतर मिनल्ला के उस इजाफी नोट पर तनकीद करें, ये उनका हक़ है, मगर दूसरी जानिब आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है बल्ले का निशान वापस लेने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस फ़ैसले के असल मुहर्रिकात क्या हैं उन पर कोई बात नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है, बेशक उनके सामने एक आइन है, एक कानून है, उसकी रोशनी में वो बज़ाहिर फ़ैसला करते हैं, मगर ये बहस 6 माह पहले क्यों शुरू हो गई थी इस पर कोई भी बात नहीं करता। ना वो बात करते हैं जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला पर तनकीद कर रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गालिबन नवंबर 2022 में करवाए और अब 3 दिसंबर 2023 को करवाए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन दोनों इंतखाबात को मानने से ही इनकार कर दिया और इसकी कुछ टेक्निकल वजूहात बताई गई हैं। और अभी मैं बात कर रहा था, हमारे जो रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो मामला है इलेक्शंस का या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि एक न्याजी साहब हैं, सैफुल्लाह न्याजी साहब, जो बेसिकली कोऑर्डिनेटर थे, उनके दस्तखत होना थे, उनके दस्तखत नहीं थे। उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके दस्तखत थे। ये एक वजह बताई गई और एक इसी तरह की वजह जिस पर जो आप कह सकते हैं फॉर्म गालिबन 16 है या 12 है, उसके ऊपर दस्तखत बैरिस्टर गौर के हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ना के जो उमर अयूब साहब हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये कुछ अजीब सी रीज़न्स हैं और ये टेक्निकल रीज़न्स हैं। इनको अगर वो जवाज़ बनाकर बल्ले का निशान उनसे वापस ले रहे हैं तो इससे बड़ा मुज़हिका खेज़ बात क्या हो सकती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अब ये फ़ैसला कर दिया। अब सुप्रीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके पास कौन सी रेमेडीज़ दस्तियाब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला इवेंचुअली लैंड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप एक ही सूरत में करेगी जब हाई कोर्ट में ये मामला डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर फोरम वो बनता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट इस मामले को डिसाइड करेगी। ये अब बात की बात है, क्योंकि जो हमारी इतलात हैं 12-13 जनवरी तक का वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और अगर मंगल के रोज़, क्योंकि अब तातीलात का भी आगाज़ है और मंडे को भी छुट्टी होगी 25 दिसंबर की, और फिर ट्यूसडे को एक पिटीशन गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हो सकता है आज भी फ़ाइल कर दी जाए या मंगल को कर दी जाए, और मंगल को वो फ़ाइल होगी। जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की जा सकती है और फिर अगर 1-2 रोज़ में उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है और उसको कंक्लूड भी कर दिया जाता है 2-3 दिन के अंदर, तो फिर इवेंचुअली मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उनको रिलीफ़ मिल जाए, जस्टिस आमिर फ़ारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ़ दे दें। बज़ाहिर लोगों का ऐसा मानना है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर रिलीफ़ मिला भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 फाजिल जजेस जो हैं वो दस्तयाब होंगे आइंदा हफ्ते, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला। और गुज़िश्ता रोज़ जो शोएब शाहीन हैं उन्होंने अदालत से बारहा ये इस्तदा की थी कि उनकी उस दरख्वास्त को, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने वाली जो दरख्वास्त है, उसको मौखर करें, उसको निपटाएं नहीं।
और शायद इसी खदशे की बुनियाद पर वो अदालत से बार बार इसरार कर रहे थे, मगर अदालत ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई मज़ीद आपकी बात ना सुनी गई तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। तो मुमकिन तौर पर वो रुजू भी करेंगे और हमारी इतलात के मुताबिक आज सुबह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भेजी भी गई, मगर वो दायर ना हो सकी। नईम पंजोथा साहब जो उनके वकील हैं वो ये बता रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि उनके क्लर्क जो हैं वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए, मगर नामालूम अफराद ने उनकी ना सिर्फ पिटीशन उनसे ले ली बल्कि उनका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। और यहाँ तक नईम पंजोथा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको अगवा करने की भी कोशिश की गई, जो बहरहाल नाकाम हुई। और ये सूरत हाल है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ़ लेना चाह रही है, वो रिलीफ़ लेने के लिए जो दरख्वास्त उनको दायर करना पड़ती है वो दरख्वास्त दायर नहीं होने दी जा रही है, उनका मौक़िफ़ है। अब हमने कोशिश की है रब्ता करने की सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन लोगों से जो दरख्वास्तें दायर करते हैं, उनको अभी तक इस वाक़े का इल्म नहीं है। हो सकता है ये अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर का ही वाक़या हो और सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स पहुंचा ही ना हो अपनी पिटीशन लेकर और बाहर ही उसको रोक लिया गया हो, मगर बड़ा ही अफसोसनाक जो है वो मामला बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो गई थी। बेशक शाह महमूद इमरान खान साहब के ऊपर दीगर भी मुकदमात हैं, मगर शाह महमूद कुरैशी का यही एक मुकदमा था जिसमें वो गिरफ़्तार थे और उनके अभी तक रोककार जारी नहीं हुए और वो आज भी जेल में हैं। और अब से कुछ देर कबल ही हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री को कवर करती हैं रिपोर्टर, उन्होंने कुछ टिकर्स डाले हैं और वो टिकर्स आज उन्होंने साइफ़र केस के डाले हैं। साइफ़र केस के टिकर्स में वो ये लिख रही हैं कि जो साइफ़र केस है उसकी समाअत अडयाला जेल में ओपन हो रही है और उसमें एक सहाफ़ी भी मौजूद है और जो आज़म खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके साथ असद मजीद और दीगर कई गवाहान, उनके बयानात कलम बंद हो गए हैं। और दूसरी जानिब जो सहाफ़ी अडयाला जेल में मौजूद थे उनके मुताबिक सहाफ़ियों को तो क्या वकला को भी अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि नईम पंजोथा साहब ने भी ये उनके टॉक की है बाहर आकर के वकला को, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, उसको भी कमरा अदालत में जाने नहीं दिया गया, जहाँ पर अबुल असनाद साहब ज़ुल्करनैन जज अबुल असनाद साहब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं साइफ़र केस की। और दूसरी जानिब ख़बरें ये चलवाई जा रही हैं, अभी मैं टीवी पर देख रहा था, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर यह खबर चल रही थी कि साइफ़र केस का ओपन ट्रायल जारी है और वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या निकलता है, मगर ये चीज़ देखने की है कि कल की सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद अब साइफ़र केस की समाअत भी ज़्यादा एक्टिवली होना शुरू हो गई है और अब जो गवाहान हैं उनके बयानात भी कलमबंद हो रहे हैं। और बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी वाइफ और उनकी जो बहनें हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। और देखते हैं इस केस में क्या होता है। मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी शायद बाहर ना आने दिया जाए और उनको या तो किसी और मुकदमे में या इसी मुकदमे को हतमी इसका कोई फ़ैसला कर दिया जाए, ये भी मुमकिन है। मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता रोज़ की जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं उनसे तो कम से कम मेरी नज़र में साइफ़र केस ख़त्म नज़र आ रहा है। जो ऑब्ज़र्वेशंस उनकी जानिब से दी गई हैं कि जो साइफ़र जिसका एक ढंढोरा पीटा जा रहा है वो दरअसल साइफ़र था ही नहीं। और ये साइफ़र केस किस तरह बनता है, क्योंकि जो दस्तावेज़ इमरान खान साहब को भेजी गई है वो उसकी एक कापी थी, उसकी एक ट्रांसलेशन थी। जो असल साइफ़र था वो तो डिकोड हो गया है और डिकोड होके वो साइफ़र नहीं रहता, कोडेड जो होता है मरासला उसको साइफ़र कहा जाता है। बहरहाल अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे कैसे लेकर चलती है। क्या जब ये शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत का मामला जो है या उनको रिहा नहीं किया जाता तो क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा और क्या उनकी दरख्वास्त पहुंच पाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या नहीं। जो आज वाक़या हुआ है अगर ऐसा ही हुआ है तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इसका अदालत को नोटिस लेना चाहिए। मुझे याद पड़ता है जब तोशा खाना केस चल रहा था, फ़ौजदारी केस, जब इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल करार दिया था और जज हुमायूं दिलावर उनका ट्रायल कर रहे थे निचली अदालत में। और उस मौके के ऊपर भी जो ख्वाजा हारिस एडवोकेट हैं उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की कोशिश की और उनके मुंशी को भी उस वक्त इसी तरह रोका गया
और उन्होंने कुछ तस्वीर भी जारी की थी, वीडियोस भी जारी की थी कि उनसे पिटीशन वापस लेने की और उनको पिटीशन दायर करने से रोकने की कोशिश की गई थी। और आज नईम हैदर पंजोता साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। बेशक जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस सरदार तारिक मसूद की गुज़िश्ता रोज़ की ऑब्ज़रवेशन हौसला मंद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मगर क्या ऑब्ज़रवेशन से ही इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कल कुछ अहकामात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, बावजूद इसके गुज़िश्ता रात से ही हम देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला से, मुख्तलिफ़ शहरों से ख़बरें आ रही हैं गिरफ़्तारियों की, और ख़बरें आ रही हैं न सिर्फ उम्मीदवारान की गिरफ़्तारियों की बल्कि उनके अहल खाना, उनके हाउस होल्ड, उनकी जो घर की ख़वातीन हैं उन तक पर पर्चे कराए जा रहे हैं। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक एक पहलू है। और जो आम इंतखाबात हैं, अभी मैं वो इमरान रियाज साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि ये पहले इंतखाबात हैं जो होने से पहले ही धांधली जिनमें की जा रही है, और इस कदर धांधली की जा रही है जो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है, बिल्कुल क्लियर है, सामने नज़र आ रही है। तो इसके नताइज को कैसे और क्यों कर कोई तस्लीम करेगा, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। क्योंकि हम देख रहे हैं बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला तो कल शाम को किया है, मगर ये बहस 6-7 माह पहले से शुरू हो गई थी। अगर ये बहस 6-7 माह पहले शुरू कर दी गई थी तो इसका मतलब यही है कि तैयार किया जा रहा था जहनों को। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कल का जो रिलीफ है शायद इस फ़ैसले के असर को ज़ायल करने की भी एक कोशिश है, मगर मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मुमकिना तौर पर इस मामले का नोटिस लेगी और बल्ले का निशान वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता है, क्योंकि फ़ैसला इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी जानिब आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जवाज़ बनाकर, और जहाँ पर ANP का मामला है, जो लालटेन उनका इंतखाबी निशान है, उन्होंने भी हमारी इत्तलात के मुताबिक पिछले 5-6 साल से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए ही नहीं है। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मरतबा करवाए तो हैं, उन्होंने अभी तक करवाए नहीं है। और उनको बताया जा रहा है कि उनकी जो लालटेन है वो जलेगी, जबकि बल्ला नहीं चलेगा। ये एक आप कह सकते हैं कि सलूक रवा रखा जा रहा है एक सियासी जमात के साथ, जिस सियासी जमात के बारे में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ऑब्ज़रवेशन है कि तासुर ये बन रहा है कि एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये बड़ा ही अफसोसनाक एक अमर है। अब दूसरी जानिब इस आप कह सकते हैं कि मायूसी के आलम में जस्टिस बाबर सत्तार शाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने आज बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। मैं इसको एक दबंग ऑर्डर कहूँगा। उन्होंने सवाल रखा है कि ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, और अकाउंट होल्डर कौन है जिस अकाउंट से ये ऑडियो लीक हुई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस केस में IB इस हवाले से तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जमा करवाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। और ये फ़ैसला जो है, तहरीरी हुक्मनामा जो है, ये जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीर किया है। और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसमें बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा जो कि एक वकील हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, उनकी ऑडियो लीक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत का है। और हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अदालत को बताया गया है कि ISI के पास सोशल मीडिया पर मालूमात जारी करने के सोर्स के तयन की सलाहियत मौजूद नहीं है। IB इंक्वायरी करके गैर कानूनी ऑडियो लीक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और शेयर करने वालों का तयन करे। IB 3 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाए। DIG IB आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हों। DIG IB अदालत को बताएं शहरियों की सर्वेलेंस कौन करता है और क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्वेलेंस को रोकने की सलाहियत मौजूद है। DGFIA पेश होकर बताएं कि फ़ोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। ये वो सवालात हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं अब आज फिर वही बात रिपीट करूंगा, और बहुत से लोग कहते हैं कि आप रिपीटिशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है चीज़ों का समझ में तभी आता है जब हम डिटेल में उसको बात करते हैं। ये फ़ैसला मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज ए जर्नलिस्ट जस्टिस काजी फायज़ ईसा से, जब PDM गवर्नमेंट ने ऑडियो लीक्स मामले के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। और आयरॉनिकली उस इंक्वायरी कमीशन के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा तो हेड कर रहे थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस नईम अफ़गान। आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और जस्टिस नईम अफ़गान
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, ये इन तीनों को शामिल किया गया था। वो एक अलग बहस है कि वो कमीशन तश्कील कैसे दिया गया। बंदयाल साहब को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया, उनसे राय तक नहीं ली गई कमीशन की तश्कील में, और उनकी ही अदालत के 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दे दिया गया। और सोने पे सुहागा उस कमीशन ने अपने चीफ़ जस्टिस को आगाह किए बगैर ही कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ही कमरा अदालत नंबर 7 में ये जो इजलास है इसका पहला हुआ, और फिर उसके बाद एक और इजलास हुआ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इजलास के बाद जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में एक बेंच ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया और उसके ऊपर अपना फ़ैसला महफूज रखा, और रिटायरमेंट से कुछ अर्सा कबल जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने वो फ़ैसला जारी किया। अब हम ये सोच रहे थे जब ये कमीशन तश्कील दिया गया था, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक आप कह सकते हैं कि एक माइंडसेट है, वो उनका एक हमें लगता था कि एक प्रिंसिपल है, एक असूली मौक़िफ़ है, और वो जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करेंगे। और ये ऑडियोज़ लीक कौन करता है उस वक्त, क्योंकि ऑडियोज़ का मामला था, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, चौधरी परवेज़ इलाही, साकिब निसार साहब और कई अहम शख्सियात की ऑडियोज़, और उनके ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात थे। तासुर ये था कि ऑडियोज़ को पहले लीक किया गया और उसके बाद उनको आप कह सकते हैं कि उसको प्रोपगेट किया गया, रिडिक्यूल किया गया जजेस साहिबान को, और इवेंचुअली जब तमाम मकासद हल कर लिए गए फिर एक कमीशन तश्कील दे दिया गया। उस कमीशन से ये तवक्कुआत थी कि वो कमीशन सवाल पूछेगा कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है और फिर लीक कौन करता है। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस नईम अफ़गान ने वो सवाल नहीं पूछा, और बाद में इवेंचुअली ये मामला आप कह सकते हैं कि कारपेट के नीचे चला गया। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बतौर चीफ़ जस्टिस हल्फ उठाने के बाद कि वो इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हल करेंगे, मगर शायद वो भी अब जस्टिस बाबर सत्तार के इन ऑर्डर्स को देख रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर इस मामले को देख रहे हैं, और उसके ऊपर बड़े ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस उनके आ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि एक रे ऑफ होप है, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है, ये हर दौर में होता आया है और ये आइंदा भी होगा अगर आज हमारी अदालतों ने इस मामले को एड्रेस नहीं किया। और ये सबसे मेरी नज़र में अहम मामला इस वजह से है कि इसमें प्राइवेसी जो है वो मैटर करती है, ना सिर्फ आम शहरियों की बल्कि अहम शख्सियात की। इवन दो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के भी जो ऑडियोज़ हैं वो हमारे सामने आई हैं। आपको मालूम होगा इमरान खान साहब की जो ऑडियोज़ सामने आई थी, जिसमें अपेरेंटली जो साइफ़र केस को बेस भी बनाया गया था, जो साजिश तैयार करने की बात हुई थी, तो ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है और फिर लीक कौन करता है, इन तमाम तर पहलुओं का जब तक जायज़ा नहीं लिया जाएगा हमारा मुल्क मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेगा। और अब जस्टिस बाबर सत्तार जो कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके हाथ मजबूत करेंगे और इस मामले को एक स्टेप फर्दर आगे लेकर जाएंगे, और इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन एक हैवी वेट किस्म का बैठेगा और इस मामले को हल करेगा। अदरवाइज़ ये मामला आज कुछ अरसे के लिए तो दबा रहेगा और फिर पॉपअप होगा जब कोई और सियासी रहनुमा इक़्तिदार में आएगा या कुछ ज़्यादा मकबूल हो जाएगा और फिर उसको नीचे लाना होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।